करें स्टार्ट। Yes, sir. यस। Yes, sir. सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी रजिस्टर्ड मेंबर के बारे में, हमने बात की बेनिफिशियल ओनर के बारे में। आपको समझ आ गया था लास्ट क्लास के अंदर? जी सर। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। एक होता है बेनिफिशियल ओनर, एक होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के लिए रूल्स अलग से बनाए हुए हैं जो हमें बात करने हैं इस बारे में। इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होता क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को हम कब कंसीडर करेंगे? जब एक पर्सन इनडायरेक्टली, फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे? इनडायरेक्ट को। होल्ड कर रहा है शेयर, वोटिंग राइट और एनी कंट्रोल। अब इनडायरेक्टली वे में कैसे? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी का कोई अपना माइंड नहीं होता, कंपनी को चलाने वाले कोई अलग लोग होता है। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी कोई काम कर रही है लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला बंदा नोटिस में नहीं होता कौन है। तो हमें वो देखना है, एक इंडिविजुअल, एक नेचुरल पर्सन, अल्टीमेट पर्सन जो पूरा कंट्रोल करता है, जिसके कंट्रोल से, जिसकी डायरेक्शन से सब काम होता है। उस जब क्लियर नहीं होता, देखो एक सिचुएशन होती है कि हमें क्लियरली सब कुछ पता है, वी हैव नो एवरीथिंग, कि भाई कोई एबीसी कंपनी है, कोई एबीसी प्राइवेट कंपनी के अंदर सौरभ बेनिफिशियल ओनर है, सौरभ कंट्रोल करता है। लेकिन ये सिचुएशन कब आती है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाली सिचुएशन कब आती है? जब हमें डायरेक्टली पता नहीं होता, जब हमें ये पता नहीं होता कि इस कंपनी के अंदर अल्टीमेटली कौन होल्ड करता है। तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि भाई कौन है वो पर्सन जो इनडायरेक्टली या फिर उसका छोटा मोटा डायरेक्टली भी हो तो वो होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्टली देखेंगे, फिर डायरेक्टली देखेंगे, दोनों को मिला के। अगर किसी पर्सन का 10% वोटिंग राइट, 10% या उससे ज्यादा शेयर, या किसी पर्सन का डिविडेंड के अंदर 10% का राइट है, या फिर किसी का कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। समझ आ गई बात? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, sir. हाँ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो हमें पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, कब ये सिचुएशन राइज होती है, कोई मुझे बताएगा? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाली सिचुएशन कब राइज होती है? एनीवन टेल मी, एनीवन कैन टेल मी when we will face this situation of significant beneficial owner? मंशा, सौरभ, गौरी, anyone have any idea? No, sir. हाँ, सेक्शन 90 इसके बारे में बात करता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 90 के बारे में बात करता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई ये सिचुएशन तब राइज होती है जब हमें डायरेक्टली ये पता नहीं होता, डायरेक्टली वी हैव नॉट एनी आइडिया दैट कौन है जो बंदा कंट्रोल कर रहा है। हमें डायरेक्टली कुछ पता नहीं होता, वी आर कंफ्यूज्ड इस कंपनी के अंदर कौन है जो इसको कंट्रोल करता है। तो फिर हम देखते हैं
कि पहले हम देखते हैं कि क्या कोई डायरेक्टली वे में है कोई इंडिविजुअल, अगर नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि इनडायरेक्टली वे में कोई कंट्रोल करता है। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर दो शेयर होल्डर्स हैं, एक का नाम है A लिमिटेड, एक का नाम है B लिमिटेड। अब B लिमिटेड जो है, मान लो ये वाली कंपनी जो है इसमें 20% होल्ड करती है, ये वाली कंपनी इसमें 80% होल्ड करती है। फिर हमें दोनों में देखना पड़ेगा, इसमें हमें दोनों में देखना पड़ता है कि इन दोनों कंपनी में कौन है जिसका 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। मान लो इस कंपनी के अंदर मंशा का 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो मंशा को हम यहां से उठा लेंगे। अगर मान लो B लिमिटेड के अंदर इस कंपनी में कौन है जिसका 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, मान लो इस कंपनी में सौरभ है, सौरभ का इस कंपनी में क्या है, तो इनको हम मंशा एंड द सौरभ, अगर इनका देखेंगे इनडायरेक्टली इनका 10% से ज्यादा बन रहा है, तो बोथ आर विल बी द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। क्लियर है? इनडायरेक्टली क्योंकि 80% एंड 20% इनडायरेक्टली। Yes, sir. इनका इनडायरेक्टली जो है क्या बन रहा है, इनको हम कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। तो मंशा विल बी कंसीडर एज अ एंड Saurabh also will be considered as, both considered as significant beneficial owner just because of that they have indirectly, not directly, वो indirectly consider किए जा रहे हैं। क्लियर है? और अगर उनका ABC में कोई डायरेक्ट भी है तो वो भी साथ Yes, sir. जोड़ लिया जाएगा, और वो पूरे का पूरा कितना बनना चाहिए इनडायरेक्टली, या फिर कोई डायरेक्ट है तो 10% से ज्यादा बनना चाहिए। क्लियर है? एनी आइडिया, एनी डाउट? Yes, sir. Clear. ओके, तो अब इसकी हम No, sir, डेफिनेशन no. पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की एक डेफिनेशन हमारे पास आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, एक बार अच्छे से बड़ा ध्यान से सुन लो। नाउ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की यहाँ पे हमारे पास आ रही है डेफिनेशन। क्या होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर? सेक्शन हमारे पास बात करते हैं सेक्शन 90। सेक्शन 90 बात करता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की इन रिलेशन टू अ रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी का मतलब होता है, रिपोर्टिंग कंपनी का मतलब होता है जिसको रिपोर्ट करना होता है टू द ROC। ये बताना होता है कि मेरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है। जो रिपोर्ट करता है ROC को उसे बोला जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। इसको रिपोर्ट करना होता है, एक फॉर्म होता है बैन। क्योंकि बैन फॉर्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बताते हैं, तो इसके लिए फॉर्म होता है एक बैन टू फॉर्म होता है। अब रिपोर्टिंग कंपनी मीन्स, इन रिलेशन टू अ रिपोर्टिंग कंपनी मीन्स इंडिविजुअल रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 90 हु एक्टिंग अलोन, या तो वो अकेले या फिर टुगेदर विद वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट पोसेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट एंटाइटलमेंट इन सच रिपोर्टिंग कंपनी। भाई कोई भी इंडिविजुअल अगर रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर पहला होल्ड कर रहा है इनडायरेक्टली, और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10%, या फिर होल्ड करता है इनडायरेक्टली टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग राइट, या फिर जिसका राइट है एज अ राइट टू रिसीव और पार्टिसिपेट in not less than 10% of the total distributable dividend or any other distribution in financial year through indirect holding alone or together with any direct holding, has right to exercise or actually exercise significant influence control in any manner other than direct holding alone। तो इन सिचुएशन में आपको क्या बोला जाएगा? अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी पर्सन indirectly or together with direct होल्ड कर रहा है 10%, मिनिमम 10% शेयर्स, या फिर
मिनिमम 10% वोटिंग राइट, या फिर मिनिमम राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड, जिसका भी 10% राइट है मिनिमम, या फिर जिसका कोई इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यहां तक क्लियर है? नो सर, नो डाउट। चलो, अब जो भी कंपनी का सिग्निफिकेंट जी बेनिफिशियल सर। ओनर होता है, अब ये रूल आए थे 2019 के अंदर आए थे। ये रूल फर्स्ट टाइम जब ये रूल आए थे, ये रूल आए थे 2019 के अंदर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप वाला जो ये कंसेप्ट आया था, ये 2019 में आया था। अब इसमें दो चीजें हुई थी भाई। जो भी कंपनी के सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, पर्पस क्या था इन रूल के आने का कि भाई हमें उस बंदे को देखना है, क्योंकि कंपनी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट में होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। हमें तो वो देखना है अल्टीमेटली वो कौन बंदा है जो कंट्रोल कर रहा है सारी चीजें, जो पब्लिक के सामने नहीं है लेकिन दिमाग उसी का है। होता है ना कई बार ऐसा। अब लोगों को तो कंपनी का पता है, लेकिन कंपनी का मालिक कौन है उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि अल्टीमेट बंदा कौन है, किसके कंट्रोल में ये कंपनी है। कई कंपनी ऐसी हैं जिनका नाम पता है लेकिन उसके मालिक का नहीं पता कौन है। लेकिन उन्हीं चीजों को ढूंढने के लिए सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट आया, जो कि 2019 में आया था। 2019 में ये बोला गया जितने भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हैं वो क्या देंगे, अपनी डिक्लेरेशन देंगे कंपनी को। वो ये बताएंगे कि हम आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हैं। दो तरह के आए थे इसके अंदर पहले डिस्क्लोजर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को डिक्लेरेशन देनी थी, दो तरह की डिक्लेरेशन थी। एक तो थी इनिशियल डिक्लेरेशन, ये तो तब थी जब फर्स्ट टाइम रूल आए थे, ये वन टाइम थे डिक्लेरेशन, इनिशियल डिक्लेरेशन। और एक थी कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर, एक इनिशियल डिस्क्लोजर, एक कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। अब ये कहना चाह रहा है कि जब से ये रूल आए थे 8 फरवरी 2018 को, 2019 को सॉरी, 2019 को ये रूल आए थे। इन्होंने बोला कि जब भी ये रूल आए उसके 90 दिनों के अंदर अंदर, 90 डेज, विद इन 90 डेज आपको क्या करना है, आपको जितना भी कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, जो कि किसी कंपनी का मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग कंपनी, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, वो क्या करेगा, बैन 1 के अंदर डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेरेशन टू द रिपोर्टिंग कंपनी, डिक्लेरेशन टू द रिपोर्टिंग कंपनी। समझ आ गई बात? डिक्लेरेशन टू द रिपोर्टिंग कंपनी, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। यस सर। भाई फर्स्ट टाइम जब ये रूल आए थे, नो। फर्स्ट टाइम जब ये रूल आए फरवरी 8 2019 में ये रूल आए थे। जब ये रूल एप्लीकेबल हुए उसके 90 डे के अंदर अंदर जो भी किसी कंपनी का, रिपोर्टिंग कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होगा, उसको बैन 1 के अंदर कंपनी को डिक्लेरेशन देनी होगी 90 डेज के अंदर अंदर। ये तो थी इनिशियल डिक्लेरेशन। ये कहना चाह रहा है कि बाद में भी आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। मान लो आपके सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप में कोई चेंज हुआ, आपकी कोई परसेंटेज पहले मान लो 10% थी, अब 12% हो गई है, चेंज हो गया, या फिर अभी आप क्या नहीं रहे, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं रहे। जैसे ही आपकी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप में, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के अंदर चेंज आएगा, चेंज आने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिपोर्टिंग कंपनी को बैन 1 फॉर्म के अंदर बताना पड़ेगा। क्लियर है? डेक्लेरेशन समझ आ गई, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को कब कब डेक्लेरेशन देनी थी और देनी है। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ।
सौरभ, मंशा, No, sir. No ओके, doubt. गौरी, Clear. एनी डाउट? No, sir. ठीक है। अब जैसे ही कंपनी के पास डिक्लेरेशन आएगी, बैन 1 फॉर्म कंपनी के पास आ गया, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ने बैन 1 फॉर्म कंपनी को फाइल कर दिया, रिपोर्टिंग कंपनी को। अब रिपोर्टिंग कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी। अब यहाँ पे बात करते हैं, बड़ी एक एक चीज ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आता है ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी। ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी, जैसे ही डिक्लेरेशन रिसीव होगी कंपनी को। अच्छा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन से फॉर्म में डिक्लेरेशन देगा कंपनी को? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल बैन 1 के अंदर। जैसे ही कंपनी के पास बैन 1 फॉर्म आ जाएगा, दोनों सिचुएशन में, जब वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बना पहले टाइम या कोई चेंज हुआ, जैसे ही कंपनी के पास आएगा, रिपोर्टिंग कंपनी क्या करेगी, उसके रिगार्डिंग रिटर्न फाइल करेगी आरओसी में बैन 2 फॉर्म के अंदर। और कितने दिन के अंदर फाइल करेगी इसको? 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फेस। और उसके रिसीव होने के, कंपनी जब बैन 1 फॉर्म रिसीव करेगी, बैन 1 फॉर्म रिसीव होने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी आगे आरओसी में इस डिक्लेरेशन को बैन 2 फॉर्म के साथ अटैच करके आरओसी में फाइल कर देगी 30 डेज के अंदर अंदर। क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. No doubt. अब एक कंसेप्ट आता है नोटिस टू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। नोटिस, अब इससे पहले ना, ये सारी चीजें होने से पहले, डिक्लेरेशन जब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर देगा, सबसे पहले क्या होता है? स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 था। डिक्लेरेशन देने वाला स्टेप नंबर 2 है और ये स्टेप नंबर 3 है। अब ये स्टेप नंबर 1 क्या है? जब ये रूल आए 2019 में, रूल आए थे ये, कंपनीज को बोला गया था कि भाई इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द अल्टीमेट पर्सन हु इज होल्डिंग इनडायरेक्टली टू यू। भाई आपको जो इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है वो कौन इंडिविजुअल है, उसको आइडेंटिफाई करो। तो कंपनी क्या करेगी, उनको, अब ऐसे थोड़ी किसी इंडिविजुअल को सपना आ जाएगा कि मुझे डिक्लेरेशन देनी है, कंपनी बोलेगी ना उनको डिक्लेरेशन देने के लिए। मान लो मैं कंपनी हूं और मेरे ऊपर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल एप्लीकेबल हो गए। क्या आपको पता होगा, मान लो आप मेरी कंपनी के अंदर थे जो कि इनडायरेक्टली 10% होल्ड कर रहे हो, आपको क्या सपना आ गया कि आप डिक्लेरेशन फाइल कर दोगे? मुझे बोलना पड़ेगा ना आपको डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए। मैं आपको बोलूंगा मंशा, ऐसे ऐसे करके रूल एप्लीकेबल हुए हैं और आपको डिक्लेरेशन मुझे देनी पड़ेगी, तभी दोगे ना आप डिक्लेरेशन। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसको बोलने के लिए पहले मुझे आपको नोटिस देना जी, सर. पड़ेगा, मुझे आपको नोटिस देना पड़ेगा। कंपनी क्या करती है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को नोटिस देती है, कौन से फॉर्म में? बैन 1, बैन 4 फॉर्म में, बैन 4 फॉर्म में। It should be noted that obligation of individual to self-declare is significant beneficial ownership and the obligation of the company to send notice seeking information from the member in terms of rule 2A, कि भाई आप सिग्निफिकेंट बेनिफिट, जो भी आपका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, उसको आप बोलोगे कि आपको हमें डिक्लेरेशन देनी है, इसके रिगार्डिंग आप नोटिस उस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को दोगे। और नोटिस जो आप दोगे वो कौन से फॉर्म के अंदर दिया जाएगा? वो दिया जाएगा बैन 4 फॉर्म के अंदर। हर एक पर्सन को जो आपकी कंपनी के अंदर 10% इनडायरेक्ट वे में कोई 10% वोटिंग राइट, कोई शेयर्स, या जिसका 10% राइट है टू पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड, किसी भी वे में अगर होल्ड कर रहा है, तो बैन 4 फॉर्म के अंदर इन्फॉर्म करेगा टू द कंपनी, टू इन्फॉर्म करेगी कंपनी टू द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कि आप हमें क्या दो, डिक्लेरेशन दो बैन 1 फॉर्म के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल। फिर डिक्लेरेशन दी जाएगी बैन 1 फॉर्म के अंदर और उसको रिसीव करने के 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी उसको आरओसी में फाइल करेगी। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ।
यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No doubt. No, sir. चलो, मान लो मैं कंपनी था, मैंने मंशा को बोला कि मंशा यू हैव अ टाइम, you have to make an declaration within a period of 90 days from the date of the commencement of the significant beneficial ownership rules. You have to make a declaration in form ban 1. मैंने मंशा को बोला, बस मंशा ने क्या किया, मंशा या तो डिले कर रही है, मंशा या डेक्लेरेशन देना नहीं चाह रही, या मंशा ने कोई गलत इंफॉर्मेशन मुझे दे दी है। अगर मुझे पता चल गया तो मैं एनसीएलटी में अप्लाई कर सकता हूँ, ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता हूँ, मंशा के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूँ। एज पर रूल 7 ऑफ द कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल 2018, रिपोर्टिंग कंपनी क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, विद इन अ पीरियड ऑफ 50 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन बैन 4। मतलब जो भी पीरियड बैन 4 के अंदर, मतलब अगर मैंने मंशा को बोला कि मंशा आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर आपको डेक्लेरेशन देनी है, तो 30 दिन तक मंशा ने कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दी, या फिर वेयर इंफॉर्मेशन गिवन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, या मंशा ने मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो क्या होगा, इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 90 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 for order directing that the share in question subject to be restriction, मैं एनसीएलटी में अप्लाई कर दूंगा कि भाई कंपनी क्या करेगी, एनसीएलटी में अप्लाई कर देगी और ऑर्डर के लिए अपील करेगी एनसीएलटी से कि भाई जितने भी शेयर से रिलेटेड जो क्या है, ऑर्डर डायरेक्टेड दैट शेयर इन द क्वेश्चन सब्जेक्ट टू बी रिस्ट्रिक्शन, कि भाई जो भी शेयर मंशा के पास है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। अब रिस्ट्रिक्शन किन किन चीजों में लग सकती है, मंशा अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अटैच टू द शेयर इन क्वेश्चन। मंशा के डिविडेंड राइट को, डिविडेंड लेने के राइट को सस्पेंड कर दिया जाए, मंशा उन शेयर पर डिविडेंड नहीं ले सकती। मंशा के वोटिंग राइट को सस्पेंड कर दिया जाए, या कोई भी दूसरा राइट है जो उसके शेयर के साथ अटैच है, उन सभी राइट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। क्लियर है, समझ आ गई? तो मैं अप्लाई, अगर मंशा मुझे डिक्लेरेशन प्रॉपरली नहीं देगी, टाइम लिमिट के अंदर नहीं देगी, तो मैं एनसीएलटी में अप्लाई कर दूंगा, कंपनी एनसीएलटी में अप्लाई कर देगी और वहां से इसके जो शेयर्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगवा देगी। क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। अब यहाँ पे जब आप एनसीएलटी में अप्लाई करोगे, एनसीएलटी किस तरह से ऑर्डर पास कर सकता है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। NCLT on application moved by the company is not under a binding obligation to pass a restrictive order। यहाँ पे NCLT बाइंड नहीं है कि मैंने एप्लीकेशन लगा दी और NCLT ने ऑर्डर पास ऐसे ही कर देगी, नहीं। पहले NCLT मंशा को एक अपॉर्चुनिटी देगी कि भाई आप बताओ किस रीजन की वजह से आप नहीं कर पाए, उसको एक अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन व्हाई ही और शी इज नॉट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और reiterate the contention made by the company। भाई दूसरी पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी बात रखने की। एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टी कंसर्न मेक सच ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन द राइट अटैच विद द शेयर्स। उसके बाद सारी पार्टी को सुनने के बाद अगर एनसीएलटी को ठीक लगा कि भाई हाँ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो वो ऑर्डर पास कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन कितने दिन, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन और सच अदर पीरियड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। जब भी एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आएगी, एनसीएलटी 60 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगा। एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी और द पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल may make an application to the tribunal for relaxing or lifting of the restriction placed by the tribunal within a period of 1 year from the date of such order। क्या हुआ, एज पर सेक्शन 90 की अगर मैं बात करूं, एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द कंपनी, कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, कोई भी कंपनी है या कोई भी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल है,
may make an application to the tribunal for relaxing or lifting the restriction placed by the tribunal within a period of 1 year from the date of such order. आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा से, मतलब आप मंशा क्या कर सकती है, अगर मंशा के शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो मंशा ट्रिब्यूनल के पास दोबारा से एप्लीकेशन लगा सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, अगर उसे लगता है कि जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्डर पास हो जाएगा। हाउएवर इफ सच नो एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड within a period of 1 year from the date of such order, such share shall be transferred without any restriction to the authority constituted under subsection 125 subsection 5 investor education protection fund। अगर रिस्ट्रिक्शंस के रिगार्डिंग आपने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की, रिस्ट्रिक्शन हटवाने के रिगार्डिंग अगर एनसीएलटी को कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई, तो फिर क्या हो जाएगा, ये शेयर जो है मंशा के शेयर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी का फंड है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। एक रजिस्टर भी कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। कंपनी हैव टू मेंटेन द रजिस्टर, कंपनी हैव टू मेंटेन द रजिस्टर। अब कंपनी मेंटेन करेगी रजिस्टर एज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का, और कैसे मेंटेन करेगी बात करते हैं। According to the Rule 5 of the Company Significant Beneficial Owner Rule 2018, the company shall maintain a register of significant beneficial owner in form Ban 3। कंपनी बैन 3 के अंदर, अच्छा बैन 1 क्या होता है? बैन 1 व्हाट इज बैन 1? सर डिक्लेरेशन। डेक्लेरेशन, जिसमें डेक्लेरेशन कौन देता है? डिक्लेरेशन फाइल करी, डेक्लेरेशन बाय द रिपोर्टिंग कंपनी, बाय डेक्लेरेशन बाय द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। देन आफ्टर दैट बैन 2 क्या होता है? बैन 2 क्या होता है? फाइल होगी सर रिटर्न आरओसी, रिपोर्टिंग कंपनी फाइल करेगी आरओसी के अंदर बैन 2 में। क्या कह रहे हो? बताओ दोबारा से, क्या कह रहे हो? सर बैन 2 के अंदर रिपोर्टिंग कंपनी फाइल करेगी आरओसी के अंदर रिटर्न 30 डेज के अंदर अंदर। तो ये रिटर्न फाइल करेगी कंपनी, रिटर्न टू द आरओसी। बैन 4 क्या होता है? बैन 4 नोटिस टू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। नोटिस टू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, नोटिस कौन देगा? कंपनी देगी। नोटिस बाय द कंपनी टू द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। रिपोर्टिंग एंड कंपनी। बैन 3 होता है रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। क्लियर है? रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर, नो सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब आता है रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब इस रजिस्टर में, जो ये रजिस्टर है, ये बैन 3 फॉर्म में बनता है एज पर रूल 5। और इसमें क्या क्या आएगा? इस रजिस्टर के अंदर आएगा नेम ऑफ इंडिविजुअल,
name of individual, date of birth, name of individual, date of birth, address, detail of ownership, एंड सच अदर डिटेल। इसमें सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में सब आएगा। और ये जो रजिस्टर है इसको इंस्पेक्शन के लिए बिजनेस आवर्स में, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स इसको इंस्पेक्शन के लिए भी रखा जाएगा, जिसमें डेली बेसिस पे आप कोई भी इसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है ना, जिसकी फीस होगी नॉट एक्सीडिंग ₹50। क्लियर है, समझ आ गया। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के जो ये रूल्स हैं ये किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होते। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एज पर रूल 8 ऑफ द कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल 2018 shall not made applicable to the extent of share of the reporting company held by IEPF authority। अगर कोई भी शेयर किसी रिपोर्टिंग कंपनी के IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने होल्ड कर रखे हैं, उन पर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एप्लीकेबल नहीं होते। इफ इट इज होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, अगर आपकी होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी है, हाउएवर द डिटेल ऑफ सच होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी शैल बी रिपोर्टेड इन फॉर्म बैन 2। अगर आपकी होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी है और होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी की जो डिटेल है वो किसमें, सब्सिडरी कंपनी के बैन 2 फॉर्म में अगर चली गई है तो होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी के ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, लोकल अथॉरिटी के ऊपर या किसी भी ऐसी रिपोर्टिंग कंपनी के ऊपर जिसको किसी कंट्रोल किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, कोई भी म्यूचुअल फंड पे, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड पे, रियल एस्टेट ट्रस्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे जो कि सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, या भी कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इनके द्वारा अगर रेगुलेटेड है तो इन पर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यस सर, क्लियर है। आगे चले। अब हमारे पास आता है राइट ऑफ मेंबर। जी सर। अब बड़े ध्यान से सुनना, राइट ऑफ मेंबर क्या क्या होता है। राइट टू रिसीव कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंपनी। भाई मेंबर के पास राइट है, वो कोई इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कंपनी पे से ले सकता है। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, एवरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। A breach financial statement, auditor report in case of listed company, cost auditor report, notice of journal meeting। ये डॉक्यूमेंट लेना एक मेंबर का, एक कंपनी के शेयर होल्डर्स का राइट होता है। क्लियर है, समझ आ गई? दूसरा राइट, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी रजिस्टर, रिटर्न, गेट कॉपी thereof without payment of any fees or on payment of prescribed fees। The member have been given the right to inspect the following document। एक मेंबर जो है कंपनी का डिबेंचर ट्रस्ट डीड को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस को चेक कर सकता है, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर इनको चेक कर सकता है, शेयर होल्डर के मिनट्स बुक को चेक कर सकता है, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकता है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर के एमपी को चेक कर सकता है। क्लियर है, समझ आ गई? आगे बढ़े। और शेयर होल्डर के कौन से राइट है, कुछ अदर राइट भी होते हैं। अदर राइट, जी सर। अदर राइट क्या होते हैं? शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो अपने शेयर्स को किसी दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकता है। उसके पास राइट है सेफ गार्ड लेने का, सेफ गार्ड अगेंस्ट टू रिसिस्ट एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट इंक्रीजिंग इन हिज लायबिलिटी विदाउट हिज रिटन कंसेंट, टू रिसीव डिविडेंड, टू हैव वोटिंग राइट, टू अपॉइंट डायरेक्टर, टू शेयर सरप्लस एसेट, a right of dissenting shareholder, a right to exercise collectively by passing special resolution, a right to make application collectively to the tribunal, a right to file class action suit, right to nomination।
आपको इनमें से याद कर लेना है, ये आपके याद करने के लिए है, आपको ये लर्न कर लेने हैं। राइट समझ आ गए क्या क्या राइट है? राइट ऑफ मेंबर हो जाएंगे याद? यस सर। आगे बढ़े, गौरी, मंशा, सौरभ। यस सर। यस सर। अब कुछ ना शेयर होल्डर के कलेक्टिव राइट होते हैं, कुछ होते हैं कलेक्टिव राइट जिसमें कुछ मिनिमम परसेंटेज जरूरी होती है। कोई भी राइट अगर किसी मेंबर को एक्सरसाइज करना है कलेक्टिवली तो उनके लिए एक मिनिमम परसेंटेज बना दी जाती है कि भाई अगर आप कलेक्टिवली आपके पास इतनी परसेंटेज है तो आप ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। कलेक्टिव राइट होते हैं दो सिचुएशंस। नंबर 1, सेक्शन 241 रेड विथ सेक्शन 244 ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मान लो कोई बड़े शेयर होल्डर है, बिग शेयर होल्डर जिनके पास बड़ी परसेंटेज में शेयर है, और कुछ है स्मॉल शेयर होल्डर, बेचारे ये अपने इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बनाते हैं। ये कहते हैं जो हम डिसीजन लेंगे आपको मानना पड़ेगा। कई बार इनकी विशेस के अगेंस्ट कुछ काम होते हैं। कई बार अगर इनको ये लग रहा है कि हमारे साथ थोड़ा ऑपरेसिव नेचर हो रहा है, ये अपनी मर्जी से कुछ भी मिसमैनेज कर रहे हैं, तो इनके पास माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास राइट है, उनके पास राइट है, आप एनसीएलटी में जाके इनके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। कंपनी में कुछ ऑपरेशन हो रहा है, कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर नहीं जा सकता, उसके लिए आपको एक राइट दिया हुआ है कि भाई कम से कम 100 या फिर 1/10 ऑफ द मेंबर विच एवर इज लेस, इनमें से अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो इनमें से मिनिमम 100 या फिर 1/10 ऑफ द मेंबर विच एवर इज लेस, या फिर अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, इनमें से कोई भी बोर्ड के पास अप्लाई टू द बोर्ड। अप्लाई टू द बोर्ड का मतलब यहाँ पे एनसीएलटी से है। एनसीएलटी में जाके क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, किस चीज के रिगार्डिंग? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के रिगार्डिंग। क्लियर है? क्लियर है? कलेक्टिव राइट होते हैं ये शेयर होल्डर के। कलेक्टिव मतलब आपको इकट्ठा होकर कुछ परसेंटेज बता रखी होती है। अब जैसे क्या है, सेक्शन 100 होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग ये क्या कहता है कि अगर आपके पास नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी, अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर की बात करूं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, अगर कंपनी के शेयर होल्डर जिन्होंने कम से कम 10% शेयर होल्डिंग, 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल जिन्होंने होल्ड कर रखी है, या फिर अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग राइट जिनके पास है, वो क्या कर सकते हैं, मेक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को, किस चीज के रिगार्डिंग? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के रिगार्डिंग। तो ये होता है कलेक्टिव राइट, जिसमें कुछ परसेंटेज मिनिमम बता रखी होती है। अगर ये परसेंटेज आपके पास मिनिमम है तो आप अपने कलेक्टिव राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट? आगे बढ़े। आगे बढ़े। मंशा, यस सर। गौरी। यस सर। अब आता है वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर। वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर्स का एक कंसेप्ट आता है वोटिंग राइट ऑन पोल। सेक्शन 47 बात करता है प्रोवाइड दैट एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कोई भी है कंपनी का मेंबर जो लिमिटेड बाय शेयर है, जो होल्ड करता है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रही, शैल हैव द राइट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी एंड हिज वोटिंग राइट ऑन होल्ड शैल बी इन proportion to his paid up share
कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि भाई कोई भी पर्सन है जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, जो कंपनी का क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल को होल्ड करता है, उसके पास क्या है, राइट टू वोट है, उसके पास क्या है, राइट टू वोट है। हर एक रेजोल्यूशन पे वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। और वोटिंग राइट ऑन पोल का मतलब होता है जितने उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल होगी उतना ही उसके पास वोटिंग राइट होगा। मतलब अगर उसके पास 1000 शेयर है तो उसके पास कितनी वोटिंग राइट होगी, 1000 शेयर्स की, 1000 शेयर्स की वोटिंग राइट होगी। क्लियर है, समझ आ गई, कोई डाउट? सेक्शन जी सर 43 ऑफ द क्लियर। कंपनीज एक्ट, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी एंटाइटल्ड टू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट और मे डिफरेंशियल वोटिंग राइट एज टू डिविडेंड या फिर वोटिंग अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीजें जो हैं ये इक्विटी शेयर के वोटिंग राइट की बात करता है। अब शेयर होल्डर हैव प्रीएम्प्टिव राइट विद रिगार्ड टू द फर्दर इशू। हमने जब वो बात कर रहे थे हम राइट इशू की, राइट इशू के अंदर हमने एक बात की थी प्रीएम्प्टिव राइट की। किसी को पता है क्या है वो प्रीएम्प्टिव राइट? गौरी, मंशा, एनीवन हैव आइडिया प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है? हमने पढ़ रखा है प्रीएम्प्टिव राइट जब हम राइट इशू पढ़ रहे थे। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है? व्हेन वी आर डिस्कसिंग द राइट इशू, तब हम बात कर रहे थे उसके बारे में। प्रीएम्प्टिव राइट हमने पढ़ा भी हुआ है। गौरी, कैन यू टेल मी when we discussing the Yes, right sir. issue, can you tell me the preemptive right? They have rights to purchase newly issued stock before it is offered to others, sir. Yes, in such a situation what will happen, preemptive right क्या होता है राइट इशू के केस में कि when anyone ऑफरिंग देयर शेयर, मतलब क्या हो रहा है, किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मतलब कंपनी जब भी कोई शेयर ऑफर कर रही है, preemptive right to preserve the shareholder is proportionate dividend liquidation and voting right. Preemptive right are often recognized but their existence and scope can be affected by the provision of this article. A preemptive right with regard to the further issue of share of the company, कि जब हम पढ़ रहे थे कि भाई where at any time company having share capital propose to increase it is subscribe capital by issue of further share, such share shall be offered to the person who at the time, कि जब भी कंपनी कोई शेयर ऑफर कर रही है तो पहले वो किसको करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करेगी। अपने किसको करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करेगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास राइट होता है रिनाउंस करने का भी, है ना। तो पहले एग्जिस्टिंग को ऑफर किया जाएगा, अगर कोई नहीं ले रहा फिर बाहर जाके आप कर सकते हो। ये प्रीएम्प्टिव राइट था, हमने बात की थी ना इसके बारे में, तो आप इसको पढ़ना एक बार, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आता है राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो मंशा, गौरी, सौरभ, मंशा एंड गौरी ने कोई रेजोल्यूशन पास कर लिया, कोई डिसीजन ले लिया, बट ये एग्री नहीं था सौरभ। अब सौरभ के पास राइट है, वो क्या कर सकता है, एक परसेंटेज बताई गई है कि भाई अगर आपका जो राइट है वो या तो वेराई हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि भाई कंपनी ने आपके जो राइट है किसी तरह से उसमें चेंज कर दिया, तो आपके पास, और आपको पसंद भी नहीं था, आप डिसेंट थे उससे, तो आपके पास राइट है, आप एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो उस वेरिएशन को कैंसिलेशन कराने के लिए। हमने बात भी की थी वेरिएशन की। Section 48 subsection 2 of the Companies Act confers certain right upon the dissenting shareholder according to the section 48 subsection 2 where the right of the any class of share are varied। भाई मान लो आपके क्लास ऑफ शेयर्स के राइट को क्या कर दिया, वरी कर दिया, चेंज कर दिया।
जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोग परेशान हो गए, उनको पसंद नहीं था कि भाई हमारे जो राइट थे उनको चेंज क्यों किया। तो क्या कर सकते हैं, जो भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर हैं, कम से कम 10%, जो भी उनके जो 10% कम से कम डिसेंडिंग शेयर होल्डर हैं, वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को और उस वेरिएशन को कैंसिल करवाने के लिए। क्लियर है, समझ आ गई? समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। हाँ, कि जहां पर ऐसा लग रहा है, मान लो कि भाई क्या था कि 10 लोग थे, 10 लोग में से 5 लोगों ने कह दिया कि भाई हम अग्री हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अग्री नहीं है, लेकिन फिर भी ये हुआ कि मेजोरिटी कह रही है कि अग्री है और वो बात हो गई, वेरिएशन हो गया शेयर होल्डर के राइट्स का, लेकिन कुछ लोग नाराज थे, तो उनमें से कम 10% लोग इकट्ठा होकर जाए, एनसीएलटी में अप्लाई करें और उस वेरिएशन को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। क्लियर है? वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल, द वेरिएशन विल नॉट अफेक्ट अनलेस और until it is confirmed by the tribunal। जब तक एप्लीकेशन, अब एक बार आपने एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा दी और जब तक वो एप्लीकेशन प्रॉपरली एनसीएलटी उसको कंफर्म नहीं कर देता, तो तब तक भी वो वेरिएशन जो आपका हुआ है वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो वहीं पे स्टे हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई? अब जो ये डिसेंडिंग sir. शेयर होल्डर है, जो ये डिसेंडिंग शेयर होल्डर है, द अबव एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 21 days after the date on which the consent was given, resolution was passed as the case may be, or may be made on behalf of the shareholder entitled to make the application by such one or more of their number as they may appoint in writing for the purpose। ये कहना चाह रहा है कि भाई जब कंपनी ने ये डिसीजन लिया, जब रेजोल्यूशन पास हुआ वेरिएशन के रिगार्डिंग, जब वोटिंग हो चुकी थी वेरिएशन के रिगार्डिंग, उसके 21 डेज के अंदर अंदर जो लोग नाराज हैं, जो एग्रीव्ड हैं, जो वेरिएशन के अंगेंस्ट हैं, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, उनको इतने पीरियड के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। अब आता है नॉमिनेशन बाय द सिक्योरिटी होल्डर। एक शेयर होल्डर अपना नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 72 नॉमिनेशन की बात करता है। मान लो मंशा है, मंशा ने शेयर ले रखे हैं, मंशा कह रही है कि मेरी डेथ के बाद ये शेयर मेरे किसी घर वाले को चले जाएंगे, तो वो नॉमिनेट कर सकता है। सेक्शन 72 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी मे एट एनी टाइम नॉमिनेट, किसी भी पर्सन को नॉमिनेट किया जा सकता है इन एनी मैनर एनी पर्सन टू whom his security shall be vested in event of his death। भाई जो सिक्योरिटी होल्डर है वो ये कह सकता है कि मैं अपने बिहाफ पे इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ, मेरी डेथ के बाद ये शेयर इसको चले जाएंगे, मेरे किसी फैमिली मेंबर को। Section 72 subsection 2 of the act state that when security of the company are held by one or more than one person, मान लो एक शेयर जो है किसने ले रखा है, मंशा ने और गौरी ने मिलकर एक शेयर ले रखा है जॉइंटली, आप जॉइंट शेयर होल्डर हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेक्शन 72 subsection 2 of the act state that when the share of the company are held by one or more person jointly, then joint shareholder may together nominate in prescribed manner any person to whom all the share in the security shall vest in the death of all the joint holder। तो यहाँ पे मंशा और गौरी नॉमिनेट कर सकते हैं इकट्ठा किसी एक पर्सन को, जिसमें वो ये कहेंगे कि जब हमारे दोनों की डेथ हो जाएगी तो हमारी डेथ के बाद ये शेयर आप दोनों को चले जाएंगे। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ, आगे बढ़े। जी सर। Section 72 subsection 3 of the act state that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any disposition, whether testamentary or otherwise, in respect of security of the company, where nomination made in prescribed manner purport to confer on any person the right to vest the security of the company, the nominee shall, on the death of the holder of the security, or as the case may be, on the death of the joint holder, become entitled to all the right in the security of the holder, or as the case may be, or all the joint holder in relation to such security to
exclusion of the all person unless nomination is varied cancel in prescribed manner. सेक्शन 72 सबसेक्शन 3 कहना चाह रहा है कि भाई जिस भी पर्सन को किसी पर्सन ने या जॉइंट होल्डर ने मिलके नॉमिनी बनाया था, तो जितनी भी सिक्योरिटी है, जिन शेयर्स के लिए उसको नॉमिनी बनाया गया था, वो शेयर्स, उससे रिलेटेड शेयर्स, जो भी राइट है, उन पर्सन्स की डेथ के बाद वो सारे के सारे उनके पास चले जाएगा, उस नॉमिनी के पास चले जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir. मान लो किसी पर्सन ने अपने बेटे को, लेकिन वो माइनर है, किसी पर्सन ने अपने बेटे को नॉमिनी बना दिया, लेकिन उसकी एज अभी 18 साल से कम है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? सेक्शन 72 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट व्हेन नॉमिनी इज माइनर, जब नॉमिनी क्या है? माइनर है, देन क्या होगा? इट शैल बी लॉफुल फॉर द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी मेकिंग द नॉमिनेशन टू अपॉइंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एनी पर्सन टू बिकम एंटाइटल्ड टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। तो उसमें क्या होगा? इट शैल बी अपॉइंटमेंट, कि भाई अगर किसी, मान लो कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपने बेटे को, बी को, लेकिन वो माइनर था, उसको नॉमिनी बना दिया, तो मिस्टर ए क्या करेगा? साथ के साथ किसी दूसरे पर्सन को भी अपॉइंट करेगा, किसी दूसरे पर्सन को भी क्या करेगा? अपॉइंट करेगा एज अ, कि भाई जब तक ये माइनर रहेगा तब तक वो शेयर आपके पास रहेंगे, आप उसकी क्या करोगे? टेक केयर करोगे शेयर्स की, एज अ गार्जियन की तरह। क्लियर है, समझ आ गई? यस सर। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। ओके, Yes, sir. रूल 90 काट दो, ये रूल 90 काट दो, एक बार वैसे पढ़ लेना आप अपने ऊपर से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रूल 90, बट अपनी साइड से एक बार पढ़ लेना। बिजनेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्ट बाय द शेयर होल्डर, भाई वो कौन कौन से बिजनेस हैं, वो कौन कौन से बिजनेस हैं जहां पर शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन से रेजोल्यूशन हैं जहां पर शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फर्दर इशू ऑफ शेयर, ट्रांसफर some portion of uncalled capital to reserve capital, reduce the share capital of the company, shifting of registered office of the company outside the local limit of any city, town, village where the share registered office is situated, to decide a place other than registered office of the company when statutory book are required to be maintained, payment of interest on paid up share capital, for defraying the expenses of construction when plant cannot be commissioned for large period, approach central government for investigation into affair of the company, any contract arrangement with related party, payment of commission of more than statutory requirement to managing director, full-time director, to make loan, to extend guarantee, provide security to any other company, to borrow money or charge out of the asset of the company, to secure the borrow money where such sum to be borrowed along with money already borrowed exceed the paid up share capital and free reserve of the company, to appoint director, to increase or reduce the number of director within the limit laid down in the article of association, to cancel redeem debentures, to make contribution to the fund not related to the business of the company। तो ये जितना भी बता रखा है चीजें, अगर इनमें से कंपनी कोई भी चीज कर रही है तो उसको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करके होगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे का? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. इसमें कोई डाउट किसी बच्चे का, किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे डाउट है काफी सारा? एनीवन? मंचा, गौरी? नो सर, नो डाउट। गौरी, you have any doubt? No, sir. ओके, अब आता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। जो शेयर होल्डर के राइट होते हैं वो कंपनीज एक्ट ने क्या कर रखे हैं? डिटरमाइन कर रखे हैं
शेयर होल्डर के राइट आर डिटरमाइंड बाय द कंपनीज एक्ट, बाय द मेमोरेंडम, बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। राइट अटैच टू द क्लास ऑफ शेयर आर नोन एज क्लास राइट। किसी क्लास ऑफ शेयर से कोई भी राइट अटैच है तो उसको बोला जाता है क्लास राइट। शेयर होल्डर के राइट को, शेयर होल्डर इज राइट कैन बी रिलेट टू डिविडेंड, कैन बी रिलेट टू वोटिंग राइट या फिर रिटर्न ऑफ कैपिटल। द शेयर होल्डर का राइट है कैन बी रिलेट टू डिविडेंड, वोटिंग एट मेंबर मीटिंग, रिटर्न ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर may have right to fix amount and fix rate of dividend। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक फिक्स अमाउंट का राइट है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड का राइट है, जो कि कॉमुलेटिव भी हो सकता है। वेयर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर कंफर्ड राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस एसेट ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर के पास ये राइट होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड का राइट होता है। क्लियर है? ये बात हमें पता है, इस बात में कोई डाउट या नहीं? नो सर, नो डाउट। हाँ, नाउ आगे बढ़ते हैं। Yes, It is not deemed to be a class right as it imply even the absence of any express provision in the article। जब तक कोई आर्टिकल में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना हो तब तक भी हम किसी राइट को क्लास राइट नहीं बोलेंगे। सेक्शन 48 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट लेड आउट दैट वेयर आर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर। जब शेयर कैपिटल कंपनी की अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ऐसे ऐसे क्लास बना दी जाती है और उनमें डिवाइड हो जाता है। और जो राइट होता है हर एक क्लास से अगर वरी हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? उस सिचुएशन में आप राइटिंग में कंसेंट लोगे। द कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ होल्डर, अगर आप किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट को चेंज कर रहे हो तो आपको राइटिंग में कंसेंट लेनी होगी होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशू शेयर कैपिटल ऑफ दैट क्लास। उस क्लास के कम से कम 3/4 शेयर होल्डर से राइटिंग में आपको कंसेंट लेनी होगी कि भाई हम आपके क्लास के जो भी राइट है उनको वरी कर रहे हैं, और विद द सैंक्शन ऑफ, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सेपरेट मीटिंग होगी उन क्लास, जो वो क्लास के शेयर होल्डर्स हैं उन क्लास वाले शेयर होल्डर की सेपरेट मीटिंग होगी और उनका एक रेजोल्यूशन पास होगा, सेपरेट रेजोल्यूशन वेरिएशन के लिए। समझ आ गए? क्लियर है? yes sir। अब जो ये वेरिएशन है, यहां पर हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं। जो हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, अब जो ये वेरिएशन है, वेरिएशन कब इफेक्टिव हो सकता है, कब कंपनी वेरिएशन कर सकती है? अगर वेरिएशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस आपके मेमोरेंडम में है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, या फिर आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन वेरिएशन के रिगार्डिंग आपने जब शेयर्स इशू किए थे और प्रोस्पेक्टस में लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन में कि भाई आपके वोटिंग राइट्स को वरी भी किया जा सकता है, तब भी आप वेरिएशन कर सकते हो। However, if variation by one class of shareholder affect the right of any other class of shareholder, the consent of 3/4 of such other class, कि भाई ये कहना चाह रहा है अगर वेरिएशन होने की वजह से किसी दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर की वोटिंग राइट में भी वेरिएशन हो रहा है तो उन क्लास ऑफ के शेयर होल्डर से भी अलग से आप क्या लोगे? अप्रूवल लोगे। क्लियर है? समझ आ गई? क्लियर है? मंशा, गौरी, एनी डाउट? no sir। आगे बढ़ सकते हैं हम? yes sir। ठीक है। नाउ हमारे पास आता है वीटो पावर। क्या होता है वीटो पावर? वीटो पावर क्या होता है उसकी बात करते हैं। वीटो का लैटिन भाषा से वर्ड डिराइव हुआ है। जो वीटो है ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड। वीटो पावर इज द पावर टू यूनिलेटरली
stop of an official action, especially the enactment of legislation. इसमें क्या होता है, वीटो पावर किसी, मान लो कंपनी लॉ में कोई चेंज हो रहा है, कोई लॉ अमेंड हो रहा है, तो वीटो पावर का यूज करके आप उस चेंज को रुकवा सकते हो, उस चेंज को स्टॉप कर सकते हो। समझ आ गई? वीटो पावर होती है, वीटो पावर में क्या होता है, कोई लेजिस्लेशन लॉ के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वहां पर पार्लियामेंट में वीटो पावर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उस अनेक्टमेंट को, उस लेजिस्लेशन को, जो भी अमेंडमेंट हो रही है उसको आप चेंज कर सकते हो। द वीटो मे बी गिवन पावर ओनली टू स्टॉप चेंजेस, किसी चेंज को रोकने के लिए इसको दिया जाता है, दस अलोइंग इट इज होल्डर टू प्रोटेक्ट द स्टेटस को। क्लियर है, समझ आ गई? स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको दिया जाता है, चेंज को रोकने के लिए, कोई ऐसा चेंज जो लगता है कि भाई इसके आने से पब्लिक इंटरेस्ट में ये नहीं है, आप उसको रोकने के लिए वीटो पावर का यूज कर सकते हो। यहां पर किसी का कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। वीटो पावर और राइट, राइट इज इनहेरेंट, शेयरहोल्डर राइट रेफर टू द राइट enriched in the constitutional document of the company. Right has enriched का मतलब होता है provided in the constitutional document. अगर कंपनी का constitutional document को क्या है, कौन सा है, कोई मुझे बताएगा? What is the constitutional document of the company? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। शेयर होल्डर के राइट को बताया गया है मेमोरेंडम के अंदर, और जो कि लॉ के अंदर बताया गया है। पावर हैज इट इज जेनेसिस अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, देयर आर सब रिसेम्बलेंस वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। यहाँ पर कई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई मैनेजमेंट अपने खुद के डिसीजन ले सकती है। हाउएवर इन देयर सम इंस्टेंसेस वेयर द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर इज मैंडेटरी टू approve any decision or transaction which is said to be the veto power or veto right of shareholder। क्या होता है, कई बार मैनेजमेंट को पूरी तरह से पावर नहीं दी गई, मैनेजमेंट जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किसके कंट्रोल में काम करते हैं, शेयर होल्डर के। अगर उनको कंट्रोल नहीं होता तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन लेते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए शेयर होल्डर को वेटो पावर दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर। कुछ मुद्दों पे उन शेयर होल्डर को अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी? कुछ मुद्दों पे शेयर होल्डर को अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सॉरी, मैनेजमेंट को अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर की। और जब ये मैनेजमेंट को अप्रूवल लेनी पड़ती है शेयर होल्डर की, तो इस राइट को बोला जाता है शेयर होल्डर का वीटो राइट या वीटो पावर, शेयर जहां पे वो मैनेजमेंट के उस एक्शन को रोक भी सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ, अब दो चीजें होती हैं, एक होती है वीटो पावर। वीटो पावर आपको समझ आ गई क्या होती है वीटो पावर? एक होती है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, बोर्ड मीटिंग या जर्नल मीटिंग के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है, लेकिन 50-50 की सिचुएशन अराइज होगी। 50-50 की सिचुएशन कैसे, मेरे को बताओगे कोई? 50-50 की सिचुएशन अराइज कैसे हो गई? So once again, questions. मीटिंग चल रही थी, बोर्ड मीटिंग या जर्नल मीटिंग, कोई रेजोल्यूशन के ऊपर वोट करनी थी, लेकिन 50-50 की सिचुएशन अराइज हो गई। अब 50-50 की सिचुएशन कब अराइज हो सकती है, कैसे अराइज होगी, क्या होता है 50-50 की सिचुएशन, बताओगे मुझे? सर जब 50 शेयर होल्डर रेडी है और 50 रेडी नहीं है। हाँ भाई, जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाता है कि 50 फेवर में है, 50% फेवर में है
और 50% अगेंस्ट है, 50 की सिचुएशन हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से हम रेजोल्यूशन पास करें? Majority. हाँ, अब इस सिचुएशन में Majority of. हाँ, चेयरमैन के पास होती है, जो कंपनी का चेयरमैन, उस बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होता है ना, या जनरल मीटिंग का चेयरमैन होता है, उसके पास एक कास्टिंग वोट होती है। अगर कभी भी उसको एक कास्टिंग वोट दी जाती है उसके पास, कि भाई उसके पास एक वोट है, वोट करने का राइट है, वो चाहे तो अप्रूव कर दे, वो चाहे तो डिसअप्रूव कर दे। कास्टिंग वोट वो किसी भी फेवर में कर सकता है, अगर उसे जो भी ठीक लगता है उसे अकॉर्डिंगली वो कर सकता है। तो कास्टिंग वोट वाली सिचुएशन कब राइट होती है? इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। चेयरमैन के पास राइट होता है कास्टिंग वोट का। चेयरमैन वोट कर सकता है, या तो फेवर में कर सकता है या अगेंस्ट में कर सकता है, और कोई भी रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली पास किया जा सकता है। और कास्टिंग वोट को मतलब सर चेयरमैन के एक वोट से वो हो जाएगा, फेवर में भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। फिर जब क्या होता है कि जब इक्वालिटी ऑफ वोट आ जाती है तो फिर सब चेयरमैन के मुंह की तरफ देखते हैं कि सर इस सिचुएशन में आपके पास यू हैव राइट टू कास्टिंग वोट एज पर द कंपनीज एक्ट, प्लीज एक्सरसाइज योर कास्टिंग वोट एंड डू योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो ये जो कास्टिंग वोट के प्रोविजंस हैं ये कंपनीज एक्ट में बता रखे हैं, लेकिन वीटो पावर के रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में प्रोविजन नहीं है। समझ आ गई? लेकिन वीटो पावर जो होता है, वीटो पावर किसी चेंज को, किसी प्रोविजन को, किसी चीज को रोकने के लिए यूज किया जाता है वीटो पावर। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों के देखो, दोनों स्पेशल होती हैं। वीटो पावर भी एक स्पेशल पावर है, कास्टिंग वोट भी एक स्पेशल पावर है, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज होता है। कास्टिंग वोट का यूज होता है इक्वालिटी ऑफ वोट्स के केस में, इक्वालिटी के केस में, लेकिन वीटो पावर का यूज होता है कि भाई कई बार आपको लग रहा है कोई चीज रोकनी है, कोई चीज फेवर में नहीं है, उसको रोकने के लिए वीटो पावर का यूज किया जाता है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है, वीटो पावर का